हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं नरेंद्र, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, दिल्ली सरकार में कार्यरत, स्वागत करता हूं आप सभी का सीएनए नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कमेंट आ रहा था कि सर आपने पीएचएनओ जॉब के बारे में बताइए, इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए, इसका जॉब डिस्क्रिप्शन बताइए। हालांकि मैंने मेरे दूसरे चैनल पर 2-4 वीडियोज इसके बारे में बनाई हुई है, लेकिन इस चैनल पर मैं पहली बार इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरी तरह से डिटेल में आपको समझा पाऊँ कि पीएचएनओ की जॉब क्या होती है, क्योंकि बहुत ही कम अवेयरनेस है इस जॉब के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के बारे में हमें फिर भी आइडिया होता है कि इस तरीके से क्या काम होते हैं, लेकिन जो पीएचएनओ की जॉब है वो अपने आप में एक रहस्यमयी है। और हमें भी जॉब में आने से पहले बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन जब आप, क्योंकि 8-9 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में पता है और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने साझा करना चाहूँ। तो फ्रेंड्स, वापस से आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीणा है। मैं अलवर राजस्थान जिले का निवासी हूँ और पीएचएनओ की जॉब से पहले मैंने 2 जगह देश के जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर और दिल्ली एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर मैं कार्य कर चुका हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में जो मेरी पोस्टिंग थी वो कैथ लैब में थी और एम्स दिल्ली में जो मेरी पोस्टिंग थी वो ट्रॉमा सेंटर के जो ओटी थी, ऑपरेशन थिएटर, उसमें मेरी पोस्टिंग थी। दोनों जगह में 1-1, 1.5 साल काम करके आया हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की जॉब में और पीएचएनओ की जॉब में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में जो एमसीडी पीएचएनओज का जो अभी वैकेंसी आई थी, रिजल्ट आ चुका है, फाइनल उसकी मेरिट लिस्ट अभी आना बाकी है, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि वो कैसी जॉब है, क्या है। तो फ्रेंड्स, जब हमने ज्वाइन किया था, जब पीएचएनओ हम ज्वाइन करने आए थे, तो हमारे कुछ बॉस थे जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने मजाक के तौर पर कहा था कि तुम नर्सिंग के कलेक्टर बन गए हो, और उन्होंने कहा था कि तुमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए तुमको ये जॉब मिली है। तो हमें खुशी हुई ये जानकर। हालांकि थोड़ा बहुत आइडिया था कि पीएचएनओ की जॉब कैसी होती है, क्या होती है, लेकिन जब उन्होंने कहा, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, तो शुरू में तो अच्छा लगा। फिर थोड़े दिन जब 1-2 महीने हुए तो हमें ऐसा लगा यार वो वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे अभ्यस्त हो चुके हैं। और एज ए पर्सनल मेरे तौर पर तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन मेरे जो कुछ साथी जो एम्स छोड़कर आए थे, उनको शायद अपने मन में थोड़ी सी ग्लानि रही हो है और आगे रहेगी। खैर, चलते हैं आगे, बात करते हैं पीएचएनओज का कार्य क्या होता है, कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता दूं आपको, 3 लेवल होते हैं, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में और कम्युनिटी लेवल। तो स्टेट में भी कुछ पीएचएनओ हमारे जो सीनियर हैं वो पोस्टेड हैं, हमारे साथ ही पोस्टेड हैं। स्टेट में भी लगभग जो डिस्ट्रिक्ट का काम होता है वही स्टेट में जाके कंपाइल होता है। और हम सभी जानते हैं कि स्टेट में जो भी हेल्थ पॉलिसीज होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम होता है, उसमें पीएचएनओ भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टेड हूँ और मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये बात चल रही है दिल्ली गवर्नमेंट की। दिल्ली गवर्नमेंट में जो पीएचएनओ है उनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बता पाऊंगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली गवर्नमेंट में ही पोस्टेड हूँ। और एमसीडी की अलग पोस्ट आती हैं, एमसीडी का अलग वो रहता है, अलग उनका पूरा ऑफिशियल स्टाफ, पूरी पेमेंट वगैरह सब अलग सिस्टम होता है, और दिल्ली गवर्नमेंट का अलग होता है। तो एमसीडी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, पहले हम दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पोस्ट सेम है। तो जैसा मैंने बताया था, स्टेट में
स्टेट सेल में भी पीएचएनओ पोस्टेड रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों 3 चीजें होती है। एक तो होता है सीडीएमओ, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, जो हमारे राजस्थान में उसको सीएमएचओ बोलते हैं, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिस। एक होती है एसएचएस सेल, एसएचएस सेल का मतलब होता है स्कूल हेल्थ स्कीम। और एक होती है एमएचएस, एमएचएस का मतलब होता है मोबाइल हेल्थ स्कीम। तो मोबाइल हेल्थ स्कीम में पहले, अब तो इतना ज्यादा है नहीं और इसको डिजोल्व सा ही कर दिया गया है। सबसे पहले मोबाइल हेल्थ स्कीम की बात कर लेते हैं। इसमें एक वैन जाती थी जगह जगह जो कम्युनिटी, क्योंकि साफ तौर पर हमारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जो पीएचएनओ काम करता है वो फील्ड लेवल पर काम करता है, कम्युनिटी लेवल पर काम करता है। क्लिनिकल, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्लिनिकल साइड काम करते हैं, और पीएचएनओ जो पोस्टिंग होती है वो पर्टिकुलरली फील्ड कम्युनिटी के लिए बनाई गई है। कोविड में काफी अच्छा काम किया था सभी पीएचएनओज ने, और काफी जो हमारे जो हॉस्पिटल्स थे उनमें काफी थोड़ा बहुत बर्डन हमने कोशिश की कि कम्युनिटी लेवल पर ही सबसाइड कर दिया जाए और कम्युनिटी लेवल पर ही लोगों को सेवाएं मिल जाए। तो बात करते हैं एमएचएस की, मोबाइल हेल्थ स्कीम। जो पहले वैन जाती थी, वैन में एक डॉक्टर होता था, एक पीएचएनओ होता था, एक फार्मासिस्ट होता था, एक एनओ होता था। एनओ का मतलब नर्सिंग ऑर्डरली। तो इस तरीके से एक पूरी टीम होती थी। वो जगह जगह पे, जैसे कहीं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कहीं पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कॉलेरा के इस तरह से केसेस आ रहे हैं, तो वहाँ अपनी वैन को ले जाके पेशेंट स्क्रीनिंग करना, मेडिसिन देना, वो सारा काम होता था एमएचएस का। लेकिन अब दिल्ली जैसे देश की राजधानी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि हर जगह हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल हैं। हर जगह 2, 4, 5, 7 किलोमीटर में डिस्पेंसरी या फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सब जगह स्थापित हो रहे हैं। तो इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई है, तो इसको डिजोल्व कर दिया गया है। आजकल ये एक ऑफिस नाम मात्र में चल रही है, बहुत कम ही इसका रूटीन संचालन हो रहा है। अब बात करते हैं एसएचएस की। एसएचएस मतलब जैसा कि मैंने बताया कि स्कूल हेल्थ स्कीम। स्कूल हेल्थ स्कीम में क्या होता है, पीएचएनओ को कुछ स्कूल्स अलॉट कर दी जाती हैं, साथ में उनको ये काम दिया जाता है कि आप इस स्कूल के सभी बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे आई एग्जामिनेशन, ईयर एग्जामिनेशन, हाइट, वेट, बॉडी मास इंडेक्स, हीमोग्लोबिन, ये सब चीज़ें उसमें चेक करनी होती हैं। उसमें आपको एक स्कूल में एग्जामिनेशन, उसमें आपको एक एनओ मिलता है, नर्सिंग ऑर्डरली, साथ में एक फार्मासिस्ट होता है जो मेडिसिन देता है यदि किसी बच्चे को जैसे किसी मेडिसिन की जरूरत है तो। और यदि कोई जैसे किसी बच्चे को कोई चोट लग गई है तो तुरंत कहाँ रेफर करना है, क्या उसको फर्स्ट एड देनी है, क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट देना है, तो ये सब काम पीएचएनओ के होते हैं। तो ये भी बात हो गई एसएचएस की। और अब हम बात करते हैं एक और, इसमें एक पोस्ट दी जाती है लाइजनिंग ऑफिसर्स की, उसको मैं लिखना भूल गया। लाइजनिंग ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। पीएचएनओस को ये भी एक काम दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। उसमें क्या करते हैं, जैसे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं या फिर बीपीएल श्रेणी के लोग हैं, उनको ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, जबकि उनको कुछ फिक्स गवर्नमेंट ने ये कोटा दिया गया है कि उनका कुछ ट्रीटमेंट, जो मान लो जैसे 1-2 बेड उनके लिए रिजर्व होते हैं कि इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदों को या बीपीएल कैटेगरी के बंदों का इलाज किया जाएगा, सर्जरीज की जाएंगी, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने पीएचएनओ को लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपॉइंट कर दिया था कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में और जो बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बंदे जाते हैं उनके बीच में आप एक लाइजनिंग का काम करोगे। यदि कहीं इनको कोई दिक्कत आती है तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करोगे कि क्या प्रॉब्लम है। यदि जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिकारी के तौर पर आपको नियुक्त किया गया है और वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सर्विसेज देना अनिवार्य हो जाता है। तो एक काम ये और दिया गया है लाइजनिंग ऑफिसर के तौर पे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है सीडीएमओ ऑफिस में रहता है,
चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की जो सभी हेल्थ सर्विसेज चलती हैं, जो हेल्थ यूनिट्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट में, चाहे आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होती हैं, सभी रिपोर्ट कहाँ करती हैं? सीडीएमओ ऑफिस में। तो सीडीएमओ ऑफिस में पीएचएनओ पोस्टेड होते हैं। सीडीएमओ ऑफिस के तहत ही जो हमारे पब्लिक प्रोग्राम्स चलते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जैसे नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस प्रोग्राम, एनवीबीडीसीपी जैसे नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनपीएनसीडी जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम, पीएनडीटी ये आपने सुना होगा प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ये पीसीपीएनडीटी प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, पीसीपीएनडीटी प्रोग्राम चलता है। इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम चलता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का जो प्रोग्राम चलता है, डिफरेंट वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स जो चलते हैं, उनमें पीएचएनओज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। आगे मैं बताऊंगा कि मेरे पास कौन से प्रोग्राम हैं और उनमें क्या क्या काम होते हैं। तो जैसे ये सारे प्रोग्राम्स के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए गए हैं। एक एंटीक्वेकरी एक प्रोग्राम चलता है। यदि जैसे मान लो सपोज करो, हालांकि अभी पीएनडीटी में मेरी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जो पीएनडीटी में टीम्स होती हैं उसमें आपके साथ में एक एसडीएम तहसीलदार अपॉइंट होते हैं डीएम सर की तरफ से, और साथ में एक डॉक्टर होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है, साथ में आप होते हैं। तो किसी भी जो प्राइवेट जहाँ पे भी सोनोग्राफी मशीन है वहाँ आप विजिट करते हैं, साथ में उनके रिकॉर्ड वगैरह चेक करना कि किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज वहाँ पर नहीं चल रही है। तो इस तरह एक टीम के साथ इंस्पेक्शन का काम होता है। और भी जो पीएनडीटी में जो पर्टिकुलर एक पीएचएन होता है वही सारी फाइलों की देखरेख करता है, किसको सर्टिफिकेट मिल गया है, किसका रिन्यूअल होना है, किसका क्या होना है। साथ में एक नोडल ऑफिसर होते हैं जो सारे काम का मॉनिटरिंग और सुपरविजन करते हैं। साथ में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर का वो मिलता है ताकि आप उसकी हेल्प लेके प्रॉपर जो फाइल वर्क है और जो भी इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको आप कंपाइल कर पाओ और प्रॉपर उनको अप टू डेट रख पाओ। अब बात करते हैं, मेरे पास 3 प्रोग्राम्स हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एनपीएनसीडी, जिसमें कैंसर, डायबिटीज और ये सारी डिजीजेज आ जाती हैं, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक। और साथ में एक प्रोग्राम और है एनवीएचसीपी वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो इन प्रोग्रामों से रिलेटेड जो भी काम आता है डिस्ट्रिक्ट में, तो वो एक पीएचएनओ के थ्रू एक डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होते हैं जो हमारे ऊपर होते हैं, हमारे काम का मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करते हैं। और एक वही जैसे मैंने आपको बताया कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, वो हमारी हेल्प करता है। साथ में डिस्ट्रिक्ट में और भी लोग होते हैं, जैसे बीसीसी ऑफिसर, एमआईएस एक्सपर्ट, जो आपको कोई भी जैसे पोर्टल कोई टेक्निकल काम आ गया, जैसे पोर्टल से रिलेटेड कोई इशू है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बीसीसी ऑफिसर जो भी कोई मतलब अवेयरनेस से रिलेटेड कोई जैसे पैम्पलेट होते हैं, बैनर होते हैं, ये सारे छपवाते हैं, तो उसमें आप बीसीसी ऑफिसर के थ्रू फाइल वाइल चलाना और ये सब काम होता है पीएचएनओ का। साथ में रिपोर्ट का जैसे एनटीसीपी नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में है, इसमें आप चालान की टीम, एनफोर्समेंट टीम मेंबर होते हैं, आप चालान करने जाते हैं। साथ में कोई आरटीआई आती है या फिर कोई कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग चालू है और इस तरीके से ई सिगरेट्स वगैरह सेल हो रही हैं, हुक्का बार चल रहे हैं, तो वहाँ आप अपनी टीम के साथ में जा सकते हैं। साथ में कोई जैम पोर्टल है या फिर कोई ट्रेनिंग है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बैठे हो तो एएनएम की, आसाज की, मेडिकल ऑफिसर्स की जो डिस्पेंसरी में पोस्टेड है और अदर जो भी स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग्स करवाना। साथ में कोई परचेज करना है, कोई मीटिंग करनी है, जैसे रेगुलर मीटिंग्स होती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ में, स्टेट्स में मीटिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग होती है, तो उन मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना। साथ में आप एक लेक्चर लेते हो ट्रेनिंग में कहीं पे, जैसे आप डिस्पेंसरी में गए तो आप अवेयरनेस जनरेट करते हो पर्टिकुलर उस प्रोग्राम के बारे में, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देते हैं। तो ये मोटे मोटे काम हैं पीएचएनओज के प्रोग्राम्स में। और भी अदर डिफरेंट जगह डिस्ट्रिक्ट्स में पीएचएनओ पोस्टेड है और उनके डिफरेंट
काम्स हैं, ये मैं आपको एक ऊपर ऊपर से सरफेसली चीजें बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं हम एमसीडी में जो पीएचएन होते हैं उनके क्या काम होते हैं। और मेरे बहुत सारे साथी इस चीज को जानना भी चाह रहे होंगे। हालांकि देखो, मैं एमसीडी में पोस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा डीपली जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में जानकारी है उतनी जानकारी नहीं है, मैं आपको साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी हमारे जैसे ट्रेनिंग्स में आते हैं, हम जो ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें जो एमसीडी में पीएचएनओ हैं उनको भी हम पार्टिसिपेंट के तौर पर इनवाइट करते हैं। तो उस वजह से हमारे एक दो जानकार हैं, एक दो सीनियर्स हैं, उनसे मैंने डिस्कशन किया था कि आप बॉस आपका क्या काम रहता है, किस तरीके से आपका क्या नेचर ऑफ वर्क है। तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ स्कूल्स हैं और कुछ जैसे डिस्पेंसरीज हैं एमसीडी की, तो वहाँ पे स्कूल्स में तो वही जैसे एसएचएस वाला काम है, स्कूल हेल्थ है, वो स्कूल्स में बच्चों का हेल्थ चेकअप, हेल्थ एग्जामिनेशन, ये वाला काम रहता है। डिस्पेंसरीज में आप जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट से कोई वर्क आया, डिस्ट्रिक्ट से कोई रिपोर्ट मांगी है, या फिर जैसे फार्मासिस्ट नहीं है तो आप मेडिसिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होता है, डॉक्टर नहीं है तो भी आपको ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज रहती है। तो उस स्थिति में आपको हर तरीके से एक डिस्पेंसरी को पूरी तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। साथ में जो एएनएम्स होती हैं, आशाज होती हैं, उनके हेल्थ एजुकेशन का काम, उनको ट्रेनिंग देने का काम, ये सारे काम एमसीडी में डिस्पेंसरीज में पीएचएनओ कर रहे हैं। साथ में कुछ एक दो बॉस, मुझे एक बॉस मिले थे, वो बोल रहे थे कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इनके जो कैमो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डॉक्टर्स होते हैं एमसीडी में, उनके साथ वो पोस्टेड है और उनका काम मॉनिटरिंग और सुपरविजन का और कैमो के साथ में कैमो को असिस्ट करना और उनके काम में उनकी हेल्प करवाना, ये उनका काम होता है। तो मैं पहले ही बता दूं कि ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो मुझे आइडिया था वो मैं आपको बता दिया। कुछ साथी, बहुत सारे साथी मेरे दूसरे चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि सर एमसीडी में सैलरी टाइम से नहीं मिलती, वो तो फिर मैंने उनसे कंफर्म किया कि ऐसा कुछ इश्यू है क्या, तो उन्होंने बताया कि पहले था लेकिन अब ऐसा ज़्यादा कोई इश्यू नहीं है, सैलरी आ जाती है टाइम से। टाइमिंग्स दिल्ली गवर्नमेंट में डिस्पेंसरीज में 8 से 2 की टाइमिंग है, इधर शायद 9 से 3 का टाइमिंग है, इस तरह की टाइमिंग मुझे बताया गया था। अब बात करते हैं पीएचएनओ के फायदे और नुकसान। क्या फायदे हैं पीएचएनओ की जॉब में और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले फायदों की बात कर लेते हैं। पीएचएनओ में आपको 4800 ग्रेड पे एंट्री है, जबकि नर्सिंग ऑफिसर में आपको 4600 ग्रेड पे एंट्री होती है। जब आपका एमएससीपी लगता है तब आपको 4800 ग्रेड पे मिलती है। लेकिन इसमें हालांकि जो जो नर्सिंग ऑफिसर होती है उसमें जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें जीएनएम को भी इसमें बीएससी वालों को ही लेते हैं, बीएससी नर्सिंग करने वालों को। तो ग्रेड पे 4800 होती है। साथ में नाइट ड्यूटी आपकी नहीं लगती है, एक रूटीन आपका डे फिक्स हो जाता है कि मुझे इस तरीके से आपका रूटीन जो डेली एक्टिविटी है वो आपकी फिक्स हो जाती है। नेचर ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, क्योंकि मैंने पीजीआई में, एम्स में काम कर चुका हूँ। साथ में मैंने, जब मैं कॉलेज में था 4th ईयर में, तो मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 2-3 महीने काम किया था, तो मुझे पता है क्या नेचर ऑफ वर्क रहता है। तो उस हिसाब से नेचर ऑफ वर्क बहुत वैसे ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ठीक ठीक है। साथ में आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। आप किसी भी एक, हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, एमसीडी में भी आजकल कैशलेस ही कर रहे हैं, शायद एमसीडी में तो और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जैसा शायद लोग वो पेंशनर्स के लिए कर रहे हैं या वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी कर रहे हैं, उसमें मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट में उसमें आपको कार्ड मिलता है, और जो हॉस्पिटल्स की लिस्ट होती है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो उसमें आप जाके और डायरेक्ट वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और जो बिल होता है वो गवर्नमेंट की रेट फिक्स होती है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल पुट अप करोगे, वहाँ उतना ही चार्ज लेते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो रेट फिक्सेशन होता है उस हिसाब से चार्ज लगता है आपका, और जब आप पुट अप कर देते हो उन बिल्स को तो वो रीइंबर्स हो जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। साथ में आपको गाड़ी मिलती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं विजिट करने के लिए जा रहे हो तो ऑफिशियल आपको व्हीकल प्रोवाइड होता है। साथ में हेल्थ एजुकेशन, आप ट्रेनर बन सकते हैं,
ट्रेनर जैसे स्टेट लेवल के ट्रेनर को कहीं भी जैसे हेल्थ एजुकेशन देने जाना है तो उनको 1000 रुपीज़ मिलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ट्रेनर होते हैं उनको 600 रुपये एक लेक्चर के मिलते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अपने कैरियर को ग्रोथ करने के लिए और अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए। तो ये तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। इसमें प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन जो क्राइटेरिया है, जो हिरार्की ऑफ प्रमोशन है, वो इसमें अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। एक पीएचएनओ से ही रिटायर्ड हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा रहता है। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जिनमें भी बहुत ज़्यादा नर्सिंग लाइन में प्रमोशन नहीं है, लेकिन कुछ जो नए हॉस्पिटल्स हैं जैसे एम्स जोधपुर में मेरे कुछ साथी हैं वो एएनएस बन गए, ऋषिकेश में हैं कुछ साथी वो भी अपने एसएनओ बन गए, तो उनका प्रमोशन बहुत जल्दी हो गया। और लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल हैं जैसे एम्स दिल्ली है, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के जीटीबी हॉस्पिटल और ये सब, इनमें दीनदयाल हॉस्पिटल, इनमें भी प्रमोशन बहुत ही ना के बराबर ही कहूँगा मैं। हालांकि एमएससीपी वाला कॉन्सेप्ट इधर भी है, जैसे 10 साल बाद आपकी 5400 ग्रेड पे हो जाएगी, उस तरीके से ही जैसे यहाँ पे 4800 होती है, इसमें आपकी 5400 हो जाती है। स्ट्रेंथ कम है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम आती हैं, इसलिए स्ट्रेंथ कम है, थोड़ा रिकॉग्निशन कम है, लोग बाग पोस्ट को जानते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अंत में मैं आपसे इतना ही कहूँगा, चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है, आपको कौन सा फील्ड पसंद है, क्लिनिकल या कम्युनिटी, आपको अपने लेवल पर डिसाइड करना है। और यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने बताए हुए हैं, और यदि आप कहोगे तो डाल देंगे दोबारा से भी, आप उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितनी मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक डिलीवर हो पाए, और आपको यदि उससे कुछ हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए वो अच्छी बात है। और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।